मैं उन दिनों में श्रीनगर चला गया तो मैं धोती कुर्ता पहनता हूं, तो मेरे ही एक मिलिट्री के साथी ने कहा कि भाई साहब ये धोती कुर्ता बदल लो, आप लीडर लगते हो, पता नहीं कहां से पत्थर आ जाएगा, कहां से बुलेट आ जाएगी, और आप साधारण कुर्ता पजामा पहन लो। वहां पर अपनी पहचान भी हमें छपानी पड़ती थी। लोगों ने अपने घरों में एक कमरा रख के बाकियों को गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तन कर दिया। आज उनकी जेबें जो है नोटों से भरी हुई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड टूरिज्म का विकास हुआ है। 3 करोड़ टूरिस्ट पिछली गर्मियों में गए थे, इस गर्मियों का तभी रिकॉर्ड नहीं आया है। देश को एक इतना बड़ा खतरे का एक वातावरण पैदा कर दिया गया था वहां पर देश में, जम्मू कश्मीर के अंदर, कि हम तो अपनी पहचान बनाने से भी वहां पर थोड़ा सा घबराते थे। मैंने पिछले सत्र के अंदर जिक्र किया था, मैं उन दिनों में श्रीनगर चला गया तो मैं धोती कुर्ता पहनता हूं, तो मेरे ही एक मिलिट्री के साथी ने कहा कि भाई साहब ये धोती कुर्ता बदल लो, आप लीडर लगते हो, पता नहीं कहां से पत्थर आ जाएगा, कहां से बुलेट आ जाएगी, और आप साधारण कुर्ता पजामा पहन लो। वहां पर अपनी पहचान भी हमें छपानी पड़ती थी, और आज वहां पर तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर महिलाएं स्वतंत्रता से घूमती हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड टूरिज्म का विकास हुआ है। 3 करोड़ टूरिस्ट पिछली गर्मियों में गए थे, इस गर्मियों का तभी रिकॉर्ड नहीं आया है। लोगों ने अपने घरों में एक कमरा रख के बाकियों को गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तन कर दिया। आज उनकी जेबें जो है नोटों से भरी हुई है। थैंक यू। इतना बड़ा विकास वहां पर। सर टाइम है मेरे पास अभी, अरे इनसे पूछ लीजिए थोड़ा सा भी देंगे वाजपेयी जी। 3 more minutes राउंड अप। सर ये तो गर्म भी नहीं हुए थे, थोड़ा सा हरियाणा का आदमी। यही तो कहता हूँ, गर्म मत होइए। मेरा तो अनुरोध सभी से यही रहता है कि संयम से सीमित तरीके में अपनी पूरी बात कहिए। धन्यवाद मान्यवर। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो अभी भाषण में जिक्र किया कि देश का गौरव बढ़ा है, मैं उसके साथ साथ ये चर्चा में देख रहा हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी दुनिया का एक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, बख्तियार खिलजी के समय में उसको जला दिया गया। भारत की ज्ञान की जो संपदा थी उसको सवा कर दिया गया। कितने दिनों तक उसका पुनरुद्धार नहीं हुआ, और आज हमें खुशी है, पूरा देश देख रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार हुआ और पूरी दुनिया वहां पर ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर दोबारा आएगी। तो मान्यवर, इसी तरह हमारा विरासतों का जो नालंदा यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया है, तो मैं पूर्वोत्तर में गया था, राजभाषा समिति का एक कन्वीनर होने के नाते पूर्वोत्तर के विकास की भाषण में चर्चा की गई है। मैं नाथुला पास के ऊपर भी गया और मैं तवांग में भी गया। पूरे पूर्वोत्तर में मैं राजभाषा के एक कन्वीनर के नाते हमारी कमेटी को लेकर गया था। पूर्वोत्तर के जो लोग हैं वो कहते हैं पहली बार हमने विकास की बयार मोदी जी के राज में देखी है। 1 पैसा यहाँ पर आता नहीं था, पता नहीं बीच में कहाँ पर चला जाता था, पूर्वोत्तर के अंदर कोई विकास नहीं होता था। मान्यवर, पिछले दिनों जब चुनाव चल रहा था तो बात आई आरक्षण को खत्म करने की। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी मेरे साथी अपने बिहार से आए हैं, पहली बार डॉक्टर भीम सिंह जी, इन्होंने भी चर्चा की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या हासिल हुआ? इन्होंने सशक्त चर्चा की। कालेलकर की रिपोर्ट का क्या बात कही? सर, जो आरक्षण की जो बात करते हैं, मैं उनके जवाब में ये बात कर रहा हूं कि वो लोग कहते हैं कि मोदी जी आए तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन आरक्षण को सुरक्षित किसने किया है? संवैधानिक दर्जा पिछड़े वर्ग कमीशन को किसने दिया? ये तो इतिहास क्या सारी की सारी दर्ज है, पुस्तकों में दर्ज है, सारी की सारी प्रणाली में दर्ज है। यानी काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई, नेहरू जी ने उसको दबा दिया। 78 में जनता पार्टी की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। 80 में जब तक रिपोर्ट आई तब तक इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी चुकी थी। फिर उन्होंने जो कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के साथ उनके पिताजी ने किया, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ किया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं इस आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, मैं पिछड़े वर्गों से संबंध रखता हूं, और श्रीधर कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में बैठ के मैंने पिछड़े वर्गों की राजनीति की है और संघर्ष में रहा हूं, और मैं एक एक चीज को देखता रहा हूं। जब यहाँ मदन लाल खुराना जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, 90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो सबसे पहले मदन लाल खुराना जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दिल्ली में लागू किया था। मुझे इतिहास की ये बात याद है। और आज भी अगर पिछड़े वर्गों को संवैधानिक रूप से आरक्षण का पूरा हक दिया जा रहा है तो केवल मात्र भाजपा सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हुआ है। तो मान्यवर, मैं राजभाषा से जुड़ा हुआ हूं और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। भारत का बहुत बड़ा एक कालखंड ऐसा गुजरा है। मैकाले ने एक बात कही थी, सर कंक्लूड कर दूंगा, कि अगर देश को समाप्त करना है, किसी देश को गुलाम रखना है तो उससे उसकी भाषा छीन लो। अगर उससे उसकी भाषा छीन लोगे तो अपने साहित्य से कट जाएगा, अगर साहित्य से कट जाएगा तो फिर अपनी संस्कृति से भी कट जाएगा।
भाषा, साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो फिर वो अपनी देश की राष्ट्रीयता से भी कट जाएगा। और ये बखूबी कांग्रेस के समय में होता रहा है। कितने लंबे समय तक मैकाले का षड्यंत्र के माध्यम से देश की शिक्षा प्रणाली चलती रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही ये फैसला हुआ है कि बच्चे की प्रारंभिक जो शिक्षा होगी वो उसकी मातृभाषा में होगी ताकि उसका विकास हो सके। तो मान्यवर, देश के अंदर एक समृद्ध काल का अब शुरुआत हुई है, भाषा के भी माध्यम से और इसमें संस्कृति के भी माध्यम से। सांस्कृतिक तो मंत्रालय नहीं था, ये भी वाजपेयी के समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय सांस्कृतिक मंत्रालय का गठन हुआ था। सर, मैं तो वाजपेयी जी ने कहा था लंबा बोल लियो। सर मेरी बात मानिए ना आप। सर आपकी माननी पड़ेगी और क्या करें, आप हमारे अध्यक्ष हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं इस अभी भाषण के ऊपर चर्चा में क्या करें, बीच में लय सी टूट गई जी सारी। मैं टूटी कहाँ है, मैंने तोड़ी है। आपने तोड़ दी, नहीं। तो धन्यवाद सर, आपने जो मौका दिया, धन्यवाद। आपने कम समय में बहुत बातें कही हैं। अपने भाषण को आप पढ़ना